हेलो जी, वेलकम। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब क्लास में। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके लिए आज का जितना टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पॉलिटिक्स। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो टॉपिक है इसमें हम देखने वाले हैं ये जो टॉपिक है बीए थर्ड ईयर वालों के लिए। अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा, बीए थर्ड और पेपर फर्स्ट में है और इसमें हम पढ़ रहे हैं समसामयिक मुद्दे, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आजकल हाल फिलहाल या बात करें कि समसामयिक मुद्दे कौन कौन से ज्वलंत कौन कौन से मुद्दे हैं जो प्रचलित हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। तो देखा जाए सबसे पहले तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का समसामयिक मुद्दे में पहला आता है शीत युद्ध का अंत। बिल्कुल आपको पता होगा शीत युद्ध। अब शीत युद्ध की जो शुरुआत है वो 1946 से होती है और इसका जो घटनाक्रम है 1991 तक चला, यानी 1991 तक शीत युद्ध का मंथन दौर चला। तो देखिए शीत युद्ध है ना, विश्व को दो भागों में बांट दिया था। दो भागों में बांट दिया, एक भाग तो था पूंजीवादी और एक भाग था समाज या साम्यवादी। साम्यवादी यानी इसका नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ और इसका नेतृत्व कर रहा था यूएसए। तो इन दोनों के मध्य वर्चस्व और विचारधारा की लड़ाई की वजह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ही ज़्यादा हलचल तनाव उत्पन्न हो गया था। लेकिन धीरे धीरे एक समय आ गया कि इनका भी तनाव दूर हो गया, मतलब समस्या का समाधान हो गया और शीत युद्ध का अंत हुआ था। जैसे शीत युद्ध का अंत हुआ, सोवियत संघ जो 15 देशों का गुट था वो बिखर गया। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पहला जो मुद्दा था वो था शीत युद्ध का अंत। अब जैसे देखिए, जब शीत युद्ध का अंत होता है ना, तो उसके बाद पहले कितने कितने गुट थे यहाँ पर? दो गुट थे, एक तो अमेरिका वाला गुट था, एक सोवियत संघ। तो अगर पूरे विश्व के दो गुट में था, जिसे एक गुट टूट गया तो अब ये दुनिया में एक ही ताकतवर बना। तो इसलिए दूसरा समसामयिक मुद्दा है, दूसरा एक ध्रुवीय विश्व का वर्चस्व। एक ध्रुवीय का मतलब हम ये कहेंगे अमेरिका का वर्चस्व, एक ध्रुवीय विश्व। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा। एक ध्रुवीय विश्व समझ में आएगा। एक ध्रुवीय विश्व का मतलब यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि विश्व के समक्ष जब दो गुट थे, दो गुट में से एक गुट का पतन हो गया, एक विचारधारा का बिखराव हो गया। तो अब एक ही विचारधारा है, एक ही ताकत है, वो विश्व के सामने थी। इस प्रकार से देखें तो इसका दबदबा है ना, इसका दबदबा है वो पूरे विश्व में हुआ, इसकी धाक पूरे विश्व में हुई। इसलिए कहते हैं एक ध्रुवीय विश्व, यानी इस विश्व का केंद्रीकरण, इस विश्व का ध्रुवीकरण जो था वो अमेरिका था। तो अब अमेरिका की नीति, अमेरिका के कार्य और अमेरिका की इच्छा को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति करवट बदल रही थी। जो भी नए तरीके या नई व्यवस्थाएं जो हो रही थी वो कहीं ना कहीं अमेरिका को ध्यान में की जा रही थी। तो अमेरिका विश्व का एक शक्तिशाली देश बनकर उभरा और इस प्रकार से वह एक विश्व का अकेला शक्तिशाली देश था जो पूरे विश्व पे छाया हुआ था। और हम बात करें तो पुलिसमैन, दादा या महानायक की भूमिका के बराबर था। तो न तो इससे कोई टक्कर ले सकता था। इसके पास पूंजी संपदा भी काफ़ी थी, परमाणु हथियार भी काफ़ी थे। इस वजह से ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो भी घटनाएं हो रही थी या जो भी चीज़ें हो रही थी वो अमेरिका के इर्द गिर्द और अमेरिका के अकॉर्डिंग ही हो रही थी। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका का वर्चस्व बढ़ गया था। अब इसी प्रकार से मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दूसरा मुद्दा जो आप समझ लें, साम्यवादी गुट का अवसान। साम्यवादी गुट का अवसान, साम्यवादी गुट, ये भी जैसे बात करके दो गुट थे, तो इसमें से एक गुट का क्या हुआ? पतन हुआ था। एक गुट का पतन हुआ, कौन सा? अभी मैंने आपको यही बताया था कि साम्यवादी गुट। और साम्यवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? सोवियत संघ। सोवियत संघ। और ये साम्यवादी सोवियत संघ है, ये पश्चिमी गुट था। क्या था? पश्चिमी गुट। पश्चिमी गुट, ठीक है। और इस गुट की जो विचारधारा थी वो थी साम्यवादी विचारधारा। और जब पूंजीवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा में वर्चस्व चल रहा था, जब चीज चल रहा था, तब इनके 15 देश इनमें शामिल थे। इन्होंने मिलकर इस संघ को बनाया था। लेकिन जब इस टकरार में इस गुट के आपस में ही सही नहीं मिले, क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था तो पूंजीवादी व्यवस्था के सामने टिक नहीं पाया, तो ये गुट बिखर गया। क्या गया? बिखर गया। और इस गुट के बिखरने से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन या घटना आई।
तो ध्यान रखिए कि 1989 में हंगरी, और देखा जाए तो 1990 में पोलैंड, 1990 के मार्च महीने में पूर्व जर्मनी, 1990 23 मई को रोमानिया, ऐसे करके सभी देश धीरे 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 साम्यवादी व्यवस्था से अलग हो रहे थे। यानी उन देशों में साम्यवादी व्यवस्था का पतन हो रहा था। उन देशों में क्या हो रहा था? साम्यवादी व्यवस्था का पतन हो रहा था। और अंत में देखा जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी जो सोवियत संघ में थी, कम्युनिस्ट पार्टी, उसका भी पतन हो गया। और धीरे धीरे देखा जाए तो सोवियत संघ अपने अस्तित्व से ही समाप्त हो गया। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जिन देशों में पहले साम्यवादी विचारधारा थी, उन देशों का पतन होने के बाद अब उन देशों के अंतर्गत पूंजीवादी व्यवस्था ने मोड़ ले लिया। अब साम्यवादी की जगह पूंजीवादी व्यवस्था का बोलबाला हो रहा था, पूंजी का महत्व दिया जा रहा था और बाजारीकरण हो रहा था। क्या हो रहा था? बाजारीकरण। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता। ये नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि प्रासंगिकता का मतलब क्या होता है। काफ़ी बार कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि ऐसे प्रश्न आ भी जाते हैं। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए तो प्रासंगिकता का मतलब क्या होता है, तो ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रासंगिकता का यहाँ पर मतलब है, अगर कंफ्यूजन क्या है ना, कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो शुरुआत है ना, वह काफ़ी बाद में हुई थी। काफ़ी बाद में हुई थी। अगर हम बात करें कि गुटनिरपेक्ष सम्मेलन है और गुटनिरपेक्ष की जो स्थापना है 1967 के आसपास होती है। क्यों? क्योंकि जब पूरा विश्व दो गुटों में बंट गया था, तो इन दो गुटों की राजनीति की वजह से भारत जैसे कुछ देश थे वो पिस रहे थे। भारत जैसे कुछ देश से वो पिस रहे थे, यानी ये नए नए आज़ाद हुए थे और उनको वापस गुलामी की तरह या तो अमेरिका में मिलना था या सोवियत संघ में मिलना था। तो इन देशों को अपना अस्तित्व और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने के लिए नया तरीका अपनाना था। तो उन कुछ ऐसे न स्वतंत्र विकासशील श्रेणी वाले देश जो अपने आप को मजबूत और स्थापित रखने के लिए, गुलामी से दूर रहने के लिए, उन्होंने दोनों गुटों से अलग एक गुटनिरपेक्ष की शुरुआत की थी कि हम ऐसे गुट का हिस्सा ना बनेंगे जो गुट सैनिक उद्देश्य से बड़ा हो, क्योंकि दोनों गुट सैनिक उद्देश्य को लेकर ध्यान में थे। तो हम इन दोनों गुटों से अलग रहकर अपना अस्तित्व, अपनी शासन व्यवस्था को, अपने देश को मजबूत करेंगे और दोनों गुटों से दूर रहेंगे ताकि हम अपना विकास कर सकें। अब जो पूरा विचार है वो गुट के ऊपर है, लेकिन अब देखा जाए तो गुट निरपेक्ष का तो अंत हो गया। मतलब कहने का मतलब ये गुटबाजी तो अंत होगी, सोवियत संघ यहाँ से चला गया, अब अमेरिका ही वर्षत में एक है, तो अब गुटबाजी तो रही नहीं। जब गुटबाजी नहीं रही तो अब इस गुट निरपेक्ष का क्या काम, अब इसका क्या काम है, मतलब प्रासंगिकता। अब इसकी क्या वैल्यूएबल थिंग है, क्या प्रासंगिकता है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो गुटनिरपेक्ष का ये बात तो सही है कि ये विश्व में दो गुटों के तनाव को ठीक करने की वजह पर बना था, लेकिन अब जब गुटबाजी का तनाव भी खत्म हो गया तो इसका क्या काम? इसका काम ये है कि आज इसमें गुटनिरपेक्ष के इस आंदोलन में 120 देश शामिल हैं। तो अब ये दूसरी ओर ध्यान दे रहा है। दूसरी ओर का मतलब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि अब 120 देशों के ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्ष पर ध्यान दे रहा है, देशों के मध्य सहयोग बढ़ा रहा है, एक दूसरे देशों की सेवा के मकसद पे सभी राज्य के, मतलब सभी जो देश हैं, ये सभी देश अपने खुद के कोई मसले हैं, विवाद है, कुछ समस्या है या कोई नवीन तकनीकी व्यवस्था, कुछ इसके बारे में जानकारी चाहते हैं, तो सभी देश एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं और अपने विचार का आदान प्रदान करते हैं और सहयोग करते हैं। तो इसलिए अब गुटनिरपेक्ष है ना, वह इसका उद्देश्य बदल गया। अब इसका उद्देश्य है अपने स्वदेशी देशों के हितों में काम करना, स्वदेशी देशों के हितों में क्या करना? काम करना। तो ये महत्व इसका बनता जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार से अब यहाँ पर देखा जाए तो पांचवा मुद्दा भी आपको यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, जिससे समझ में आ सके कि भाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये समसामयिक मुद्दे कौन कौन से हैं। तो देखिए अब संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका भी परिवार बढ़ रहा है। देखो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है ना, वो हुई थी, अपने बात करते हैं 24 अक्टूबर 1945 को।
उस समय इसमें 55 देश थे। कितने थे? 55। ठीक है। और जस्ट 6 दिन बाद मतलब बात करते हैं 30 अक्टूबर 1945 को भारत भी इसका मेंबर बन गया था। उस समय से लेकर आज की बात करें तो इस संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत टोटल 193 के आसपास देश हैं। ठीक है। और संख्या और भी बढ़ रही है। तो अब विश्व में सभी देशों के लिए एक सम्मिलित व्यवस्था का जन्म हुआ जिसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। ये विश्व के छोटे मोटे झगड़े, फसाद, मनमुटाव इसको लेकर हैंडलिंग करता है इशू कि भाई कोई विवाद हो तो ये उसके लिए काम करने की कोशिश करता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वह विश्व की संसद है। विश्व के सभी देशों की कुछ मामलों की सुनवाई यहाँ पर होती है। तो अब विश्व के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसका दबदबा बढ़ रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ। और इसका स्तर, इसका प्रभाव बढ़ रहा है। तो पहले इसकी तुलना क्या थी और आज की तुलना क्या है? इस प्रकार से नेक्स्ट बात करें तो और लिख लीजिए आगे वाला। बाजार और उन्मुखी अर्थव्यवस्था। बाजार उन्मुखी का मतलब क्या होता है? यानी बाजार की ओर उन्मुख, बाजार की ओर अग्रसर। तो अब देखिए पहले क्या था कि एक देश के लोग है ना वो बाहर बहुत ही कम व्यापार करते, अपने देश में ही व्यापार करते थे, अपने देश में ही उत्पादन करना बेचना, ताकि वो सोचते थे कि अपने देश की संपदा, अपने देश का पैसा अपने देश में ही रहे। तो इसलिए आंतरिक व्यापार ज़्यादा हुआ करता था। और मान लीजिए पहले समाजवादी व्यवस्था थी जहाँ पूंजी की जगह समाज को इम्पोर्टेंस दिया जाता था। लेकिन समय बदला, चीज़ें बदली। तो अब समय बदला, चीज़ें बदली तो विश्व में बाजारीकरण आ गया। बाजारीकरण का मतलब अब पूरा विश्व है वो मार्केट की तरह हो गया। क्या हो गया है? मार्केट की तरह हो गया है। हर देश चाहता है कि वो मार्केट के ऊपर जितना हावी होगा उसकी अर्थव्यवस्था उतनी बढ़िया होगी। तो अब विश्व के हर देश बाजारीकरण यानी विश्व के मार्केट में की हिस्सेदारी ले रहे हैं, बढ़ चढ़ के काम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी हो। और जितना विदेशी व्यापार करेंगे उतनी विदेशी मुद्रा है वो बढ़ेगी, उतनी विदेशी मुद्रा है वो बढ़ेगी। तो अब हर देश है ना वो मार्केट की ओर ध्यान दे रहा है, माल का प्रोडक्ट उत्पादन करना, दूसरे देशों में बेचना। इस प्रकार से दूसरे देश यहाँ पर बेचते हैं। तो जैसे मान लीजिए भारत है वो जितने ज़्यादा विश्व व्यापार के सहयोग देगा या जितना ज़्यादा बाजार में भागीदारी देगा, माल को एक्सपोर्ट करेगा, उतना ही विदेशी करेंसी है वो मिलती है, यानी एक विदेशी मुद्रा भंडार बनता है। तो अगर एक उदाहरण के रूप में आपको ये समझाएं तो आज का हर देश है ना वह अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहता है, इसलिए वह ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार पे ध्यान दे रहा है, एक्सपोर्ट पे ध्यान दे रहा है, उत्पादन पे ध्यान दे रहा है। और विश्व की जनसंख्या भी मार्केट की ओर बढ़ रही है। जो पहले सामाजिकरण व्यवस्था थी, समाज को ही ध्यान में रखा जाता था, अब विश्व के सभी देश बाजार की ओर ध्यान देते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार से बाजार विकसित हो रहा है तो बाजार के साथ अगर हर देश मिलकर जुड़ेगा, उनके साथ मिलकर व्यापार करेगा तो उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो आज का जो समय है वो बाजारीकरण की ओर बढ़ रहा है। किसकी ओर बढ़ रहा है? बाजारीकरण की ओर। और अब बात करते हैं आगे नव उपनिवेशवाद। देखो उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है ना आपको? उपनिवेशवाद का देखो सिंपल और सीधा सीधा अगर मैं मतलब आपको समझाऊँ तो ये ध्यान रखना, अंग्रेजों ने व्यापार के जरिए भारत पे कब्जा कर लिया और भारत के इन्वेस्टमेंट, भारत के इनकम सोर्स पर कब्जा कर लिया। तो कोई ऐसा देश जो दूसरे देश पर व्यापार के जरिए कब्जा करने की और उसके संसाधनों को अधिकृत करने की सोच के व्यापार के लिए आता है वो उपनिवेशवाद कहलाता है। तो ब्रिटेन ने भारत पे उपनिवेश के जरिए खुद का पैसा अपने देश पे इन्वेस्ट करके यहाँ से अधिग्रहण कर लिया था, कब्जा कर लिया था, तो ये उपनिवेश कहलाता है। लेकिन आज के समय ना नए उपनिवेश का बोलबाला हो रहा है। नवीन उपनिवेश का मतलब हो गया कि अब भी कुछ लोग हैं वो दूसरे देशों, अभी भी कुछ ऐसे देश हैं जो दूसरे देशों के कब्जे में हैं और ये इन्वेस्टमेंट के जरिए, और आज का एक नया तरीका है जिससे नव उपनिवेशवाद का जन्म लिया। जैसे बात करें
बड़ी जो कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये इनका जो व्यापार है ना वो बहुत सारे देशों में होता है और इनकी इनकम है ना एक देश की अर्थव्यवस्था के बराबर इनकी इनकम होती है। और ये जो कंपनियां जो है ना ये दूसरे देशों में जब व्यापार करती हैं तो इस वजह से वहाँ से इनकम अपने देशों में जनरेट करती है। इस प्रकार से काफ़ी देश तो इनके ऊपर निर्भर हो गए हैं। देखा जाए तो अब जो देश है ना उनके रोजगार तो कम है, बाहर की कंपनियां आकर रोजगार दे दिए तो फिर वो वहाँ से पैसा अपने देश ले जाती है। इस प्रकार से अब नए तरीके से लोग या जो देश है वो गुलाम हो रहे हैं। अब गुलाम कैसे हो रहे हैं कि एक देश है ना वो दूसरे देश के साथ व्यापार करता है तो वो घाटे में जाता है, घाटे में जाता है तो कर्जा आता है और कर्जे के जरिए उसे मजबूरन किसी दूसरे देश की कंपनी को यहाँ पर लाना पड़ता है ताकि वो उनका घाटा सही हो सके। इस प्रकार से धीरे 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 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो किसी देश में आकर वहाँ कब्जा कर रही है उनके लोगों पर, उनके व्यापार पर, और इस प्रकार से वो देश धीरे 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 कमज़ोर हो रहा है जैसे भारत हुआ था। तो यही कहलाता है नव उपनिवेशवाद। तो प्यारे जो भी इम्पोर्टेंट थे वो चीज़ें आपके सामने मैंने यहाँ पर प्रेजेंट करवाई है कि भाई उपनिवेशवाद क्या है। अब एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ उपनिवेश के अंतर्गत। तो ध्यान रखिएगा कि अब देखा जाए तो नए संगठनों का निर्माण हो रहा है, नए संगठनों का प्रभाव बढ़ रहा है और उनका अधिकार, उनकी व्यवस्थाएं विश्व के समक्ष बन रही है। अब आए दिनों विश्व में अब सैनिक शक्ति के जरिए नहीं, आर्थिक हित को लेकर नए नए ग्रुप बन रहे हैं जैसे सार्क, आसियान, G20, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस प्रकार से ओपेक, ओपेक का स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, देख लीजिएगा ओपेक। ऐसे विश्व में और भी बहुत सारे नए नए संगठन बन रहे हैं जिनका उद्देश्य आर्थिक हित के उद्देश्य को लेकर। तो विश्व में अब गुटबाजी हो गई है, वो व्यापार को लेकर है, पूरी तरह से एकीकृत व्यवस्था बन रही है कि विभिन्न देश है वो आपस में मिलकर सहयोग, हर प्रकार का सहयोग कर एक दूसरे के साथ व्यापार को बढ़ावा देने की नीति कर रहे हैं। तो अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना नए संगठनों का निर्माण हो रहा है। एक और है कि जिस प्रकार से देश समय बदल रहा है, तकनीकी बदल रही है, टेक्नोलॉजी का उजागर हो रहा है, नए नए तरीके की टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इससे देश में अब सुरक्षा को लेकर भी खतरा है, मतलब विश्व में सुरक्षा को लेकर खतरा है, क्योंकि आज के समय नई टेक्नोलॉजी से हथियार भी खतरनाक आ रहे हैं। ज़बरदस्त हथियार, ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी की वजह से बड़े ज़बरदस्त परमाणु हथियार का निर्माण हो रहा है आज। या मतलब ऐसे परमाणु हथियार है कि एक जगह बैठे अगर बटन दबा दे तो सैकड़ों किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर एक देश का सफाया हो सकता है। तो आज के समय जिस प्रकार का ये समय बदल रहा है, जिस प्रकार की नीति बदल रही है, उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या बताए, इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो रही है कि अब है ना नए परमाणु हथियार, नए परमाणु हथियार हैं वो विश्व को अब खतरे में डाल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा कुछ नहीं सोची है, थोड़ा सा मन मुटा होता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अब आजकल देखा जाता है तो तनाव होने का कारण है नए हथियार का निर्माण। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नए मुद्दों में परमाणु हथियार व नए हथियारों का सिलसिला संकट का विषय बना हुआ। तो ये आज के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था और एग्ज़ाम को लेकर तो मैंने समझाया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो नवीन मुद्दे हैं वो एक बार आप समझ लीजिएगा, और मिलते हैं आपके लिए अलग से इम्पोर्टेंट क्लास आएगी इसके लिए। थैंक यू सो मच।